हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। तो बच्चों सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं अपनी अटेंडेंस दे दें, ठीक है? ओके। और जो बच्चे अब लाइव आएंगे वो भी अपनी अटेंडेंस देंगे। क्लियर बात है? चलो सीखते हैं हम हमारा टॉपिक। देखो बच्चों, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम निकालते हैं ट्रिक से, वो ट्रिक आप एक बार और समझा दीजिए। तो बच्चों समझते हैं हम ट्रिक। ये है विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब केवल कब काम में लेनी है जब हमें इलेक्ट्रोड इनर्ट गिवन है। अगर इलेक्ट्रोड हमें एक्टिव गिवन है तो उसके लिए दूसरा कंसेप्ट है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और एक बार अभी और बता दूंगा, ठीक है? तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो होता है बच्चों कैथोड, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, बताओ मुझे नाम। दूसरा कौन सा? वेरी गुड, एनोड। ठीक। अब जो भी रिएक्शन होगी वो या तो कैथोड पे होगी या एनोड पर। अब आप मुझे बताओ कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? नाम बताओ बच्चों। कैथोड पर होती है रिडक्शन, और एनोड पे कौन सी? ऑक्सीडेशन। इतना हमको पता है। जो बच्चे भूल जाए उनके लिए कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। क्या? आलोप। इसमें क्या बताया था कि एनोड कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। उस पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। और उस पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और जो कैथोड है वो कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, जो सॉल्यूशन गिवन है, उसमें कौन तो केटाइन है और कौन एनाइन है। देखो जैसे मान लो मेरे पास गिवन है एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है? तो बच्चों हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन तो केटाइन है और कौन एनाइन है। तो देखो बच्चों, ये तो हमें मालूम पड़ रहा है इजीली कि दो आयन तो ये है Na+ और Cl-। केटाइन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों साथ में हमें यहाँ पर ये भी तो दिया गया है, क्या? एक्वस। और एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है? तो बच्चों वाटर भी क्या होगा यहाँ पर? डिसोशिएट होगा, ठीक है? अब मुझे बताओ वाटर में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? एक तो H+ और एक OH-, ठीक है बच्चों? अब आप लोग मुझे बताओ कैथोड पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो बताओ इसकी ओर कौन से आयंस अट्रैक्ट होंगे या जाएंगे? पॉजिटिव वाले। नेगेटिव पे पॉजिटिव वाले और पॉजिटिव पे नेगेटिव वाले, मतलब ये दोनों आयंस जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर आयंस एक नहीं है। अगर एक होता तो कंफर्म है वो जाता और उसका क्या हो जाता? रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बोले तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन दोनों के बीच क्या होगा? कंपटीशन। अब हमें यही पता करना है ट्रिक में कि दोनों में से कौन सा केटाइन जाएगा और प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो देखो बच्चों इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ऑफ S एंड P ब्लॉक, ये कम होता है किससे? पोटेंशियल ऑफ H+ से
H2 बनने की टेंडेंसी से। बात समझ रहे हो? अगर हमारे पास जो केटाइन है वह S ब्लॉक का या P ब्लॉक का है तो फिर हमें यह नहीं मिलेगा। तब हमें प्रोडक्ट के रूप में कौन प्राप्त होगा? H2। तब रिडक्शन किसका होगा? H प्लस का। अब ये आप लोग कहोगे कि सर आपने यहाँ H प्लस क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्योंकि ये H प्लस किसका है? वाटर का, इसलिए मैं हमेशा यहाँ वाटर लिखता हूँ। क्योंकि बच्चों H प्लस तो एसिड का भी होता है, लेकिन ये वाला H प्लस एसिड का नहीं है। किसका है? वाटर का। इसलिए मैं हमेशा क्या लिखता हूँ? वाटर से H2 और वाटर से O2। तो बच्चों ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि अगर आपके पास केटाइन S ब्लॉक या P ब्लॉक का है तो उसका रिडक्शन नहीं होता, तब रिडक्शन होता है वाटर का। तो बच्चों वाटर तो हमें लेके ही चलना है, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन बनते हैं वो वाटर में ही बनते हैं। तो वाटर के जो आयन्स है वो तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, हमें उसके अलावा देखना है। तो बच्चों अगर वाटर के आयन से अगर S ब्लॉक या P ब्लॉक है तो वह नहीं बनेंगे, वो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। तब हमें कौन प्राप्त होगा? H2। लेकिन अगर मान लो जो केटाइन है वो D ब्लॉक का है तो इसकी पोटेंशियल वाटर से H2 बनने की टेंडेंसी से ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में प्रोडक्ट हमेशा D ब्लॉक का एलिमेंट ही बनेगा। बात क्लियर है? समझ में आई क्या? लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। क्लियर बात हो गई है? पता कर लोगे अब? जैसे मैं आपको लिखूं एक्वस एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पर कौन से दो केटाइन है आपके पास? एक तो एल्यूमिनियम +3 है और एक H प्लस है। क्लियर बात? बताओ कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? H प्लस जाएगा कि एल्यूमिनियम +3 जाएगा? ये तो किसका है? S ब्लॉक या P ब्लॉक का? तो ये तो नहीं जाएगा। बस इतना पता करो, किसका है? S ब्लॉक P ब्लॉक का? ये तो नहीं जाएगा। तो फिर कौन जाएगा? वाटर का H प्लस क्या बनेगा? H2। अगर मेरे पास ये होता एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कौन से केटाइन है? दो, ये रहा कॉपर है और वही वाटर का H प्लस। कौन से ब्लॉक का है बच्चों? ये कौन से ब्लॉक का है? ये D ब्लॉक का। और D ब्लॉक का पोटेंशियल क्या होता है? वाटर के H प्लस से ज़्यादा। अब बताओ कौन सा बनेगा? D ब्लॉक बनेगा। बात क्लियर हुई क्या? क्लियर हुई? अब देखो बच्चों, एक बात मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ, H2O से H2 कैसे बनता है। ये बच्चों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इसको याद रखो चाहे समझो, बट ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए H2O से H2 बनने की, क्योंकि यह हमारे आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो ये लिया मैंने H2O, ठीक है, और इसका क्या करवाना है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बच्चों H2O का मतलब क्या है? इसमें एक H प्लस है और एक OH माइनस, तो रिडक्शन किसका होगा? H प्लस का। तो कौन हट जाएगा? OH माइनस। समझ में आ रही है बात? OH माइनस तो अलग हो जाएगा। किसका रिडक्शन होगा? H प्लस का। और जब H प्लस का रिडक्शन होगा तो कौन सी गैस बनती है हमेशा? H2। इसका मतलब बच्चों H2 कितने एटम हैं? 2। अब ये 2 एटम H2 के कब बनेंगे? जब 2 H प्लस होंगे। H2O में तो क्या होता है? H2O में क्या होता है बच्चों? एक H प्लस और एक OH माइनस। अगर हमें 1 मोल H2 बनाना है तो हमें H प्लस भी कितने चाहिए? 2। तो बच्चों मैंने वाटर के 2 मोल ले लिए। 2 मोल का मतलब इसमें 2 H प्लस है और 2 OH माइनस है। तो यहाँ क्या लिख दूँगा मैं? OH माइनस। ये बात समझ में आई क्या? आई तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ये इक्वेशन लिखना आया क्या?
आप लोग अगर चाहो यहाँ पर 1 मोल H2 नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर आप इसको हाफ भी लिख सकते हो। देखो मैंने इसको वाटर के 2 मोल लिए, आपको नहीं सर हमें 2 मोल नहीं लेने, हमें तो केवल क्या लेना है 1 मोल। तो रिडक्शन किसका होगा, 1 H+ का। ठीक है, तो क्या बनेगा H2। अब जब एक ही H+ का हुआ है रिडक्शन तो यहाँ पर कितने हैं 2, तो हमें इसको भी 1 करना पड़ेगा और 1 OH- अलग हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि ये क्या बन रहा है 1 मोल, इसलिए मैं 1 मोल के लिए बैलेंस कर लेता हूँ। आप चाहो तो ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, आंसर तो सेम आएगा। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है? इक्वेशन बनाना सीख लोगे, ये इक्वेशन ज़रूरी है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी वाटर की। ठीक है, चलो बच्चों अब हम सीखते हैं कि एनोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। देखो बच्चों, अगर हमारे पास जो एनाइन है वो अगर हैलाइड आयन है, क्या है हैलाइड आयन्स। हैलाइड आयन कौन कौन से, Cl- है, Br- है, आयोडाइड आयन है, एक्सेप्ट, ध्यान देना, एक्सेप्ट F-। ठीक है, तो बच्चों देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने वापस, एक्वस NaCl। कौन से 2 केटाइन थे, Na+H+। कौन से 2 एनाइन थे, Cl- OH-। क्लियर बात। अब हमें इन दोनों के बीच का कंपटीशन देखना है। तो बच्चों ध्यान देना, हैलाइड आयन का जो पोटेंशियल होता है, कौन सा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हमेशा H2O से O2, वही बात कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था, वाटर से H2, तो ये क्या है वाटर से O2। ये OH- किसका है, वाटर का। अब OH- बच्चों बेस का भी होता है, लेकिन हम ये किसका है यहाँ पर, वाटर का, इसलिए मैं यहाँ वाटर लिखता हूँ और वाटर से O2। तो बच्चों इसकी जो टेंडेंसी है बनने की, ऑक्सीडाइज होने की, वह वाटर से ज़्यादा होती है। किन की, हैलाइड आयन की। यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट में हैलाइड आयन है तो फिर क्या बनेगा, हैलाइड आयन ही जाएगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या बनाएगा, X2। X2 का मतलब अगर Cl- है तो Cl2, Br- है तो Br2 और I- है तो I2। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। लेकिन अगर बल्कि एनाइन है, बल्कि एनाइन बोले तो बल्कि एनाइन, जैसे कि कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर कौन से एनाइन है, SO4- और OH-। इस कंडीशन में जो वाटर का OH- है उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बल्कि एनाइन से ज़्यादा होती है। बल्कि एनाइन जैसे कि सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है। तो बच्चों इस कंडीशन में O2 बनेगा। क्या बनेगा, O2। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, अब इसके पास यहाँ पर 2 एनाइन है। अब आप लोग मुझे बताओ कि एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका या इसका। पता लग गया आपको कि बल्कि है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका होगा, और इसका होगा तो O2 बनेगा। अगर यहाँ पे होता Cl- और OH-, पता लग गया हैलाइड है, फिर इसका नहीं होगा, इनका होगा। एक सिंपल सी हमारे पास ट्रिक है। अब ये वाटर से O2 बनने की इक्वेशन भी हमको ध्यान रखनी है, ज़रूरी है बच्चों, न्यूमेरिकल में काम आएगी। देखो इजी है, H2 और H2 से हमें क्या बनाना है, O2। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना। अब आप लोग मुझे बताओ बच्चों, O2 बन रहा है मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल बन रहा है, इसमें कितने एटम हैं, 2। तो ये 2 एटम है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, अब अलग कौन होगा,
H प्लस, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 4H प्लस। कितने H प्लस अलग होंगे यहाँ से 4। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। कुछ समझ में आया, ट्रिक समझ में आ गई आज। अब देखो बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, शॉर्ट एग्जाम्पल। जो कल समझाए थे मैंने, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। बच्चों आप मुझे बताओ कौन सा इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम मतलब इनर्ट, इनर्ट मतलब हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब हमें क्या पता करना है जब हमारा कंसेप्ट एप्लीकेबल है कि हमारे पास कौन से 2 केटाइन है और कौन से 2 एनाइन है। तो बच्चों बताओ हमारे पास कौन से 2 केटाइन हैं? Cu+2 वाटर का H प्लस, SO4-2 और वाटर का OH-। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ 8 कैथोड। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। बताओ इस पर कौन जाएगा, किसका रिडक्शन होगा? पता करो, ये तो हमेशा होता ही होता है। कौन से ब्लॉक का है बच्चों? लिखो, डी ब्लॉक का है ना। और जब ये डी ब्लॉक का है तो मैंने कहा जब डी ब्लॉक होता है तो वही प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा, मतलब यही जाएगा। कौन जाएगा? Cu+2। अब हम इसकी रिएक्शन बनाना भी सीख रहे हैं। Cu+2, अब इसका क्या होना है? रिडक्शन, मतलब ये क्या गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन। बताओ +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसका रिडक्शन क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा? कॉपर। रिएक्शन बनाना सीख जाओगे ना, सिंपली है। कॉपर +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये यहाँ पर रिएक्शन हो गई किस पर? कैथोड पर। चलो कैथोड पे तो हमें क्या मिल गया? कॉपर। अब बात करते हैं एनोड की। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ इन दोनों एनाइन में से कौन जाएगा? ये तो हमेशा होता ही होता है। हमें केवल क्या देखना है कि दूसरा एनाइन कौन सा है। कौन सा है ये बच्चों? क्या है ये इसका नाम? बल्कि एनाइन। और हमें पता है जब बल्कि एनाइन होता है तो वह नहीं जाता एनोड पर। तो फिर कौन जाएगा? वाटर का OH-। रिएक्शन लिखो, वाटर से क्या बनाना है? O2। 2 एटम है O2 के। ओके, ये हो गया। और कौन हट जाएगा? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। क्या हुआ है? ये ऑक्सीडेशन। मैंने कहा है या तो ये रिएक्शन बनाना सीख लो या फिर इसको याद कर लो कि जब वाटर के OH- से O2 बनता है, वाटर के OH- से क्या होता है? O से तो बन जाता है O2 और जो भी होगा वो H प्लस के रूप में रिलीज हो जाएगा और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है? अब अगर मान लो इसी एग्जाम्पल में यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता कौन सा? कॉपर। अब ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? एक्टिव। इनर्ट कौन से होते हैं? प्लेटिनम और ग्रेफाइट। बाकी और जो भी आएंगे वो क्या होंगे? एक्टिव। जब इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में मेटल का ही तो होगा ऑक्सीडेशन और मेटल का ही होगा रिडक्शन। ध्यान देना, 8 कैथोड। जब इलेक्ट्रोड कौन सा हो? एक्टिव, तो जो मेटल है, इस वाला मेटल, ये जो मेटल है इसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन और इसका ही रिडक्शन। तो बच्चों कैथोड पे क्या होगा? देखो कॉपर का ही क्या होगा? रिडक्शन। कॉपर कितने प्लस आयन के रूप में है? +2। देखो बच्चों इसको मैं आपको बाय द डायग्राम समझाता हूँ। देखो ये है, मान लो इलेक्ट्रोड है एक्टिव, मतलब ये किससे बना हुआ है? कॉपर से, और ये भी कॉपर से। ये होता है एनोड और ये होता है
कैथोड। ये हमने जोड़ दी यहाँ पर बैटरी, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव। ध्यान रखना बच्चों, एनोड जो बना होता है वो बना होता है इम्प्योर कॉपर का, और ये बना होता है प्योर कॉपर का, और ये मैंने क्या ले लिया इसके अंदर, कॉपर सल्फेट। अब बच्चों एनोड और कैथोड किससे बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रोड कौन सा है, एक्टिव। तो इस कंडीशन में कॉपर का ही क्या होगा, रिडक्शन, और कॉपर का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो ये एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मतलब इस पर जो कॉपर है यह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके आयंस में कन्वर्ट होकर इस इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और फिर ये किस में चेंज हो गया बच्चों, केटाइन में। फिर यही क्या होगा, यहाँ से, यही यहाँ से किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और वहाँ पर जाकर यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर के रूप में इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बच्चों ये प्रोसेस प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में काम आती है। देखो ये इम्प्योर कॉपर था, तो जो प्योर कॉपर है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, वो यहाँ डिज़ोल्व हो जाता है। जो इम्प्योरिटी है वो छनकर यहाँ आ जाती है, यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, जिसे हम एनोड पंख कहेंगे, या आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, या एनोड पंख की जगह हम मड भी बोल सकते हैं। और अब जो प्योर कॉपर यहाँ पे डिज़ोल्व हुआ है वही रेड्यूस होकर यहाँ पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट, और हमें ऐसे प्योर कॉपर मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो कैथोड पर भी क्या होगा, उसी का रिडक्शन होगा और कॉपर बन जाएगा, और एनोड पर क्या होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा और मेटल आयन बन जाएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, ठीक है। एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, बहुत सी बार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो बच्चों देखो सिंपल है, हमारे पास कितने कैटाइन है, 2, Na+H+, और कितने एनायन है, 2। बताओ एनोड पर तो कौन जाएगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन, ये जाएगा। एनोड पर तो क्या बनेगा, Cl2, ठीक है, और कैथोड पर क्या बनेगा, H2। तो बच्चों बताओ अब सॉल्यूशन के अंदर केवल क्या बचा, Na+ और OH-। तो बताओ नेचर क्या होगी, बेसिक, यानी कि एल्केलाइन। पता कर लोगे ना, ये तो क्या हो गया, H2 गैस में कन्वर्ट हो गया, ये Cl2 गैस में बचा क्या, Na+ और OH-, और OH- की वजह से नेचर क्या हो जाएगी, एल्केलाइन, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये ट्रिक यहाँ पर रिपीट कर दी है, और मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है। इसके अंदर हम बच्चों 2 लॉज पढ़ेंगे। नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है, ध्यान देना, ये क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड और एनोड पर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। वो बनने वाले प्रोडक्ट का जो वेट है, जो अमाउंट है, वह फ्लोइंग चार्ज पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड
substance is directly proportional to flowing charge। ये बोलता है बच्चों ये लो, कहने का मतलब हम सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना चार्ज फ्लो करेंगे उतना ही मेटल या गैस, दो ही बनते हैं हमारे पास, या तो मेटल बनता है या गैस बनता है, तो उतने ही अमाउंट में वह डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फ्लोइंग चार्ज, क्यू। और बच्चों हम तो जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। अब बच्चों ये सिंबल किसका, प्रोपोर्शनल का, ये हटाएंगे और जब हटाएंगे तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, W इज इक्वल टू Z। यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या ले लिया मैंने, Z। और इस Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसकी बच्चों वैल्यू होती है E अपॉन 96500। यहाँ E का मतलब है इक्विवेलेंट वेट। और बच्चों आप लोग जानते हो 96500 ये किसकी वैल्यू होती है, 1 फैराडे की। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस Z को डिफाइन कर सकता हूँ। ये Z क्या है, 1 फैराडे चार्ज फ्लो करने पर जो इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बच्चों ये हो गई हमारे पास Z की वैल्यू, इसको हम आगे पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, E अपॉन 96500 IT। और बच्चों इस फॉर्मूले से हम आगे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ़्लो करवाएं, यानी कि I की वैल्यू 1 एम्पियर हो और सेकंड कितना हो, 1, तो डिपॉजिटेड वेट ऑफ सब्सटेंस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बात समझ रहे हो, अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए, T कितना हो जाए, 1 सेकंड, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ। अब आते हैं हम सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ क्या बोलता है समझेंगे। बच्चों बड़ा ही सिंपल सा लॉ है सेकंड लॉ। ये कहता है अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, ध्यान से सुनना, दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें और जो चार्ज फ्लो करवाए वो सेम हो, तो उस कंडीशन में जो दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन हैं उनकी अमाउंट उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगी। नहीं आया समझ में, देखो समझो, ये मेरे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं, ठीक है। एक तो ले लिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट का, ये ले लो, और एक ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और इनको मैंने जोड़ दिया सीरीज में, ये लो। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ तो कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा, Ag, और यहाँ पर कौन सा होगा, कॉपर, क्योंकि दोनों डी ब्लॉक के। तो बच्चों ये लॉ क्या बोलता है कि अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करके सेम चार्ज फ्लो करवाया जाए तो इनकी जो अमाउंट डिपॉजिट होगी
इलेक्ट्रोड पर वह इनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि इसका जो वेट होगा Ag का वह इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसका वेट भी इसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा होगा उसकी वेट ऑफ अमाउंट या वेट ऑफ मेटल भी ज़्यादा होगा। अगर मैं चाहूँ तो दोनों से लिख सकता हूँ कि W1/W2 इज इक्वल टू A1/E2। बात समझ में आ रही है? क्लियर बात है? कहने का मतलब ये हुआ कि दो सॉल्यूशन को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उनके जो वेट डिपॉजिट होंगे वह उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा लॉ, ठीक है। और ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। अब हम सीखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स जो हम सीखते हैं कल। क्लियर है?